हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी-अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। कैसी आप लोगों की पढ़ाई चल रही है? ज़रा बताएँगे? आज हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं मिक्स्ड क्वेश्चन सीरीज़, ठीक है? यूपीएसआई के लिए स्पेशल है दोस्तों ये। हालाँकि आप एनटीपीसी वगैरह अगर आप कोई अभी एग्ज़ाम आपका एनटीपीसी आ रहा है या फिर ग्रुप डी आ रहा है या एसएससी जीडी, किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप दे सकते हैं। सिर्फ़ धाराओं को छोड़ देंगे तो बाकी तो सब जीके, जीएस में वही सेम होता है। लेकिन थोड़ा-सा हाई लेवल क्वेश्चन है तो यूपीएसआई के लिए बेहतरीन क्वेश्चन है, तो यूपीएसआई के लिए ही लाए गए हैं, ठीक है? दोस्तों अगर बात करते हैं जुलाई 2019 में लोकसभा द्वारा, जो जुलाई 2019 में दोस्तों 1 सेकंड रुकेंगे। हाँ, जुलाई 2019 में लोकसभा द्वारा पारित मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम। तो सन 2019 में दोस्तों मोटर व्हीकल संशोधन अधिनियम के अनुसार सीट बेल्ट या बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर कितना जुर्माना लगाया जा सकता है दोस्तों? तो ध्यान रखेंगे भैया, अगर आप सीट बेल्ट नहीं लगाते हैं या हेलमेट नहीं लगाते हैं दोस्तों, तो आप पर 1000 रुपए की पर्ची काट दी जाएगी, ठीक है? कल को आप दरोगा बनेंगे, आप भी काटेंगे, ठीक है? यमुना और बेतवा नदियों का संगम कहाँ होता है? तो दोस्तों अगर आपसे पूछे कि यमुना और बेतवा नदियों का दोस्तों संगम कहाँ है, तो हमीरपुर में होता है। तो गंगा, यमुना और बेतवा नदियों का संगम दोस्तों कहाँ होता है? हमीरपुर में। 1 सेकंड। तो यमुना और बेतवा नदियों का संगम दोस्तों कहाँ होता है? हमीरपुर में होता है। बुंदेलखंड का क्षेत्र है दोस्तों। जो हमीरपुर है दोस्तों किस क्षेत्र में आता है? बुंदेलखंड वाले क्षेत्र में आता है। बेतवा नदी की दोस्तों बात करते हैं तो एमपी के रायसेन जिले में विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है दोस्तों। तो एमपी के रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वत से निकलती है बेतवा नदी, है नी? कौन सी नदी दोस्तों? बेतवा नदी। और 590 किलोमीटर लंबी है। कितनी है? 590 किलोमीटर लंबी है और राजघाट बांध है इस पर। तो बेतवा नदी पर दोस्तों कौन सा बांध है? तो राजघाट बांध। अगर आपसे पूछा जाए कि राजघाट बांध कौन सी नदी पर है दोस्तों? बेतवा नदी पर है और 590 किलोमीटर लंबी है और एमपी में रायसेन जिले के विंध्याचल पर्वतमाला से ये निकलती है। यमुना नदी की दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ? यमुना नदी की। तो उत्तराखंड हिमालय क्षेत्र में यमुना नदी यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो आपको पता ही होगा, है नहीं? और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 1376 किलोमीटर, 1367, ठीक है? ओ सॉरी, 67 नहीं, 76। 1376, 1376 किलोमीटर है। गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है दोस्तों ये। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों, तो गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है यमुना नदी, है नी? और ये कहाँ-कहाँ दोस्तों किन-किन राज्यों से होकर देखो, उत्तराखंड से निकलती है, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। देखो दोस्तों किन-किन, तो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से होकर ये गुजरती है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लोक स्टडी के पारंपरिक नियम में ढील देकर किसे पेश किया गया था? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, भारत के निर्वाचन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट द्वारा लोक स्टडी, तो लोक स्टडी के पारंपरिक नियम में, तो लोक स्टडी के पारंपरिक नियम में ढील देकर, है ना, किसे पेश किया गया था दोस्तों? जनहित याचिका, तो पीआईएल को दोस्तों पेश किया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 किससे संबंधित है? तो जो भारतीय संविधान का आर्टिकल 324 है, 324 के संबंधित है भारत निर्वाचन आयोग से। तो 324, आर्टिकल 324 संबंधित है दोस्तों किससे? भारत निर्वाचन आयोग से। दारासुरम ऐरातेश्वर मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दारासुरम ऐरातेश्वर मंदिर का निर्माण दोस्तों चोल राजा राजराजा द्वितीय ने कराया था। तो दारासुरम ऐरातेश्वर मंदिर का निर्माण दोस्तों पूछ लेता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो किसने कराया था? चोल राजा राजराजा द्वितीय ने कराया था। कौन सी 1679 में निर्मित प्रसिद्ध ताजमहल की प्रकृति है? तो 1679, 1679 में निर्मित प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति दोस्तों कौन सी है? बीबी का मकबरा। और दोस्तों किसने बनवाया था? ये औरंगाबाद में स्थित है, ये औरंगजेब ने बनवाया था अपनी बीबी के लिए, है नी? चोरी चोरा कांड किस वर्ष में दोस्तों हुआ था? अगर आपसे पूछा जाए कि चोरी चोरा कांड दोस्तों किस वर्ष हुआ था, तो 1922 में हुआ था चोरी चोरा कांड और 1919 में हुआ था जलियांवाला हत्याकांड। अगर आप लोगों को दोस्तों याद हो तो भारत स्वदेशी संग्राम दोस्तों हुए थे, स्वदेशी आंदोलन, जो स्वदेशी आंदोलन दोस्तों हुआ है, स्वदेशी आंदोलन हुआ है 1905 से 1908।
तो स्वदेशी आंदोलन दोस्तों 1905 से 1908, खिलाफत आंदोलन जो हुआ है दोस्तों 1919-1924, खिलाफत आंदोलन 1919-1924, ये दोस्तों सन पूछी गई है, इनको बिल्कुल रट्टा मार लो, याद कर लो, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन दोस्तों 1930 से 1934, तो 1930 से 1934 सविनय अवज्ञा आंदोलन, और भारत छोड़ो आंदोलन ये तो आपको पता होगा 1942 से 1944, तो 1942 से 1944 भारत छोड़ो, सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 से 34, खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924, और स्वदेशी आंदोलन दोस्तों 1905 से 1908 किया है। देखो 5 मीटर फोकल लंबाई वाले एक अवतल लेंस का पावर क्या होगा दोस्तों, ध्यान रखना -0.2D, डायरेक्ट पूछ लेता है, हालांकि इसका फॉर्मूला भी है, P बराबर होता है 1/f, तो P बराबर, P मतलब पावर बराबर 1/f, तो 1, तो P बराबर 1 और f कितनी है, तो अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस आपको पता है माइनस में होता है, उत्तल लेंस बेटा प्लस में होता है नहीं, तो ये ऋणात्मक होता है, तो -5, तो -5 से डिवाइड करेंगे। f बराबर क्या है दोस्तों, लेंस की फोकस लंबाई, लेंस की फोकस लंबाई, ऐसा का पेपर देने जा रहे हो भैया, पूछ सकता है, ध्यान रखेंगे, -0.2D। न्यूलैंड्स नियम द्वारा अष्टक वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अंतिम है, तो न्यूलैंड्स ने दोस्तों नियम दिया है, आवर्त सारणी आपने पढ़ी होगी केमिस्ट्री में, तो न्यूलैंड्स नियम द्वारा अष्टक वर्गीकरण, ठीक है, कौन सा अष्टक वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अंतिम है दोस्तों, थोरियम तत्व अंतिम है, कौन सा है, थोरियम तत्व दोस्तों अंतिम है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी भारत के संविधान के डैश तथा डैश के तहत एक संवैधानिक निकाय है, तो संवैधानिक निकाय है, तो 315 से 323, तो यूपीएससी किस में आती है दोस्तों, आर्टिकल 315 से 323, 315 से 323 तक है नहीं, तो आर्टिकल 315 323 तक आती है, और भाग कौन से में आती है, भाग 14 में आती है दोस्तों, अध्याय सेकंड, तो भाग 14 के भाग 14 के अध्याय सेकंड में आती है यूपीएससी, तो 315 से 323 भाग 14 के अध्याय सेकंड में। आर्टिकल 320 के तहत सौंपे गए अपने कर्तव्यों, कार्यों और दायित्वों को निर्वहन करती है, तो कौन से आर्टिकल के तहत यूपीएससी जो है दोस्तों अपने उसको सौंपे गए जो कर्तव्य हैं और जो कार्य हैं उसको निर्वहन करती है, तो आर्टिकल 320, तो आर्टिकल 320 के अनुसार वो अपने दायित्वों का निर्वहन करती है। आर्टिकल 149 दोस्तों अगर बात करता हूं तो क्या है, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के कर्तव्यों और शक्तियों संबंधित, तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के जो कर्तव्य दोस्तों, और ये है किसमें है, तो आर्टिकल 149 के अंतर्गत आते हैं। अगर मैं आर्टिकल 280 की बात करता हूं तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर केंद्र सरकार और व्यक्तिगत राज्य सरकारों के बीच वित्त संबंधों को परिभाषित करने के लिए वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ठीक है। तो आर्टिकल 280 दोस्तों क्या कहता है, वो कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति द्वारा, किसके द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर केंद्र सरकार और व्यक्तिगत राज्य सरकारों के बीच, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए, जो वित्तीय संबंध होते हैं, वित्तीय संबंधों को दोस्तों परिभाषित करने के लिए वित्त आयोग का दोस्तों गठन किया जाता है, ठीक है। कौन से आर्टिकल के तहत, 280 के तहत, आर्टिकल 280 के तहत दोनों को बंटवारा किया जाता है। आर्टिकल 352 क्या कहता है, आर्टिकल 300 राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है, तो राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित 352, और 360 दोस्तों संबंधित है वित्तीय से, और 356 संबंधित है दोस्तों राज्य आपातकाल संबंधित है, तो राज्य आपातकाल से 356 है, वित्त आयोग से 360 है, और राष्ट्रीय आपात से दोस्तों 352 है। आगे बात करते हैं, एक 160 ग्राम की क्रिकेट गेंद को 22 मीटर प्रति सेकंड गति से फेंकने पर इसमें कितनी गतिज ऊर्जा होती है, तो अगर 22 मीटर प्रति सेकंड गति से आप फेंक रहे हैं और 160 ग्राम की गेंद है तो दोस्तों कितनी होगी, तो 38.72, तो काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होती है, जो गतिज ऊर्जा होती है, तो 1/2 mv², स्थितिज ऊर्जा, सॉरी गतिज ऊर्जा नहीं, तो m बराबर, m निकाय का द्रव्यमान है, v निकाय का वेग है, काइनेटिक एनर्जी निकाय की गतिज ऊर्जा है, तो m बराबर 160 ग्राम, v बराबर 22 मीटर प्रति सेकंड, तो m बराबर 160/1000, तो ये ग्राम किलोग्राम बना लिया दोस्तों, है नहीं, किसे बना लिया है, किलोग्राम में बना लिया, 1000 से भाग देके, और यहाँ पे एक गुणा कर दी है, तो कितना का 32.78 जूल आ गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, वेबर प्रति सेकंड के बराबर है, तो वेबर प्रति सेकंड के बराबर क्या है दोस्तों, बोल्ट, तो वेबर प्रति सेकंड के बराबर क्या है दोस्तों, बोल्ट है। चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई वेबर है, तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है दोस्तों, वेबर, तो चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है दोस्तों, वेबर है। कुल चुंबकीय क्षेत्र की माप है,
चुंबकीय फ्लक्स क्या है? कुल चुंबकीय क्षेत्र की माप है जो दिए गए क्षेत्र से होकर गुजरता है। ठीक है। एम्पियर अगर दोस्तों बात करता हूं तो विद्युत धारा की इकाई है। तो एम्पियर क्या है दोस्तों? विद्युत धारा की इकाई है। बोल्ट क्या है? विद्युत क्षमता की उत्पन्न इकाई है। तो बोल्ट क्या है दोस्तों? विद्युत क्षमता की व्युत्पन्न इकाई है। ओम क्या है दोस्तों? विद्युत प्रतिरोध की इकाई है। तो ओम विद्युत प्रतिरोध की इकाई है और कूलाम विद्युत आवेश की इकाई है। कूलाम क्या है दोस्तों? विद्युत आवेश की इकाई। चुंबकीय क्षेत्र बी की एसआई इकाई वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला होती है ना। तो चुंबकीय क्षेत्र बी की एसआई इकाई क्या होती है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला। तो चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या होती है? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर या टेस्ला दोस्तों होती है। ये बात ध्यान रखेंगे। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राज्य आपदा प्राधिकरण के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं दोस्तों मुख्यमंत्री होते हैं और केंद्र आपदा प्राधिकरण के दोस्तों प्रधानमंत्री होते हैं। आपको पता होगा। आपदा प्रबंधन अधिनियम सन 2005 में आया, राज्यसभा द्वारा पारित हुआ है नी। सन 2005 में दोस्तों राज्य आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में दोस्तों पारित हुआ था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? तो विशेषाधिकार अभाव जो अर्थ है, किस शब्द का अर्थ है दोस्तों विशेषाधिकार अभाव? तो समानता का, बंधुता का, स्वतंत्रता का, संप्रभुता का। तो ध्यान रखेंगे समानता का। समानता में ये विशेषाधिकार का अभाव। वही विशेषाधिकार का अभाव मतलब क्या? समानता नहीं है। ठीक है। समानता के अधिकार दोस्तों कहां से कहां तक आते हैं? आर्टिकल 14 से 18 आप लोगों ने पढ़ा होगा। आर्टिकल 14 से 18 तक समानता का अधिकार है। कृषि अवसंरचना कोष योजना के लिए योजना के तहत रुपए 2 करोड़ की सीमा तक के ऋणों के लिए डैश ब्याज अनुमानित होगा। तो कृषि अवसंरचना कोष योजना, कृषि अवसंरचना कोष योजना के लिए तहत 2 करोड़ की सीमा तक के ऋणों के लिए ब्याज कितना होगा दोस्तों? 3% वार्षिक ब्याज दर होगी। खुदाई खिदमतगार आमतौर पर डैश के रूप में जाना जाता है। तो खुदाई खिदमतगार दोस्तों क्या है? एक लाल कपड़े पहनने वाले। तो ये लाल कपड़े पहनने वाले जो एक समूह था उसे कहते हैं खुदाई खिदमतगार। ठीक है। आगे बात करते हैं। बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है? बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक है दोस्तों मीथेन, और मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। ठीक है। मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? CH4। मीथेन को आमतौर पर मार्स गैस के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे पूछे कि मार्स गैस निम्नलिखित में कौन सी है, तो दोस्तों मीथेन गैस जो है मार्स गैस है। कैसी गैस है? मार्स गैस है दोस्तों। ईंधन के कैलोरी मान की इकाई को डैश के रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ईंधन के जो कैलोरी मान, अगर कोई ईंधन है उसका कैलोरी मान की इकाई को किसके रूप में व्यक्त किया जाता है? किलोग्राम जूल प्रति किलोग्राम। तो किलो जूल प्रति किलोग्राम के रूप में दोस्तों इसको किया जाता है। और कैलोरी मान 1 ग्राम ईंधन में पूरी तरह जलने पर उत्पन्न ऊष्मा की मात्रा होती है। कैलोरी मान दोस्तों क्या होता है? 1 ग्राम ईंधन में जितनी पूरी तरह जल गया है उसमें उत्पन्न जो ऊष्मा होगी उसे कहते हैं क्या? कैलोरी मान। पीएसआई क्या है? पाउंड प्रति सेकंड वर्ग इंच। पाउंड प्रति वर्ग इंच, पाउंड प्रति वर्ग इंच। तो ये पीएसआई दबाव का मात्रक होता है, ऐसा मान लीजिए। माइक्रोन तो माइक्रोमीटर लंबाई। तो माइक्रोन से दोस्तों माइक्रोमीटर लंबाई। mmgh पारे के मिलीमीटर दबाव की बात करता है ये इसका मात्रक होता है। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो दोस्तों गन मेटल होता है वो किस किस का है? CuSnZn। तो मतलब तांबा, टीन और जस्ता। Cu तांबा, कॉपर हो गया, Sn टीन हो गया और Zn जस्ता हो गया। तो तांबा, टीन और जस्ता, तांबा, टीन और जस्ता, तांबा, टीन और जस्ते से बनता है दोस्तों गन मेटल। तांबा 88% होता है, टीन 8 से 10%, जस्ता 2%। इसे लाल पीतल के रूप में भी जाना जाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों लाल पीतल के रूप में किसे जाना जाता है, तो गन मेटल को लाल पीतल के रूप में दोस्तों जाना जाता है। अब कुछ धातुएं हैं, मिश्र धातुएं और धातुएं। जैसे पीतल, तो पीतल दोस्तों धातु है कॉपर जिंक, Cu प्लस के Zn। तो पीतल किस किस से मिलकर बनता है दोस्तों? कॉपर और जिंक से मिलकर बनता है पीतल। तो पीतल किस मिश्र धातु का भाग है? कॉपर और जिंक। कांस्य, कांसा किसका है? कॉपर और टीन। तो कांसा जो बनता है दोस्तों कॉपर और टीन, Cu और Sn, इनके फॉर्मूले तो आप लोगों को याद हो गए, आप लोग लिख लेना, मैंने लिख रखे हैं हालांकि, यानी। तो कांसा दोस्तों, कांसा का है कॉपर और टीन से मिलकर बनता है। इस्पात, इस्पात जो दोस्तों लोहा, इस्पात किससे मिलकर बनता है दोस्तों? इस्पात किससे बनता है? इस्पात लोहा और कार्बन, लोहे के साथ अगर कार्बन को हम जोड़ देते हैं तो क्या है? इस्पात। इनवार, तो इनवार में दोस्तों क्या क्या किस किस की मिश्र धातु है? इनवार, लोहा और निकेल, लोहा और निकेल की मिश्र धातु है इनवार। और इलेक्ट्रम दोस्तों क्या है? इलेक्ट्रम सोना और चांदी, तो सोना और चांदी का है इलेक्ट्रम। क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रम। प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने का अपराध है। तो देखो दोस्तों ये मौलवी सवाल आ गया। तो प्रतिरूपण द्वारा धोखा देने से
का जो अपराध है दोस्तों संज्ञेय है और जमानती है। दो अगर प्रतिरूपण द्वारा दोस्तों किसी ने धोखा दिया है तो संज्ञेय अपराध में आएगा, लेकिन दोस्तों जमानती ये है, जमानत मिल सकती है। तो धारा 419 के तहत दोस्तों ये आता है। किसके तहत आता है? धारा 419 के तहत। तो बीएनएस की धारा 419 के तहत निम्नलिखित में से दोस्तों कौन सा विकल्प सही है? तो ध्यान रखेंगे प्रतिरूपण द्वारा धोखा देना। तो प्रतिरूपण द्वारा धोखा देना 419, आप ध्यान रखेंगे बीएनएस की धारा 419 के तहत प्रतिरूपण द्वारा धोखा देना संज्ञेय और जमानती अपराध है। 3 साल की कैद हो सकती है, जुर्माना लग सकता है, या दोनों हो सकते हैं। बीएनएस की पुरानी आईपीसी की धारा 420 धोखाधड़ी अब 318(4) के तहत आती है। जो 420 पहले कहते थे तो 420 है, तो 420 मतलब क्यों कहते थे? क्योंकि धारा 420 थी धोखाधड़ी के लिए, है नी? तो अब जो 420 पहले जो धारा थी अब भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 318(4) के तहत आ गई है। वो किसके तहत आ गई दोस्तों? 318(4) के तहत उसको कर दिया गया है। किसको? जो आईपीसी की धारा 420 थी, है नी? कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के हितों में पदों की नियुक्ति में आरक्षण का प्रावधान करता है? तो कौन सा आर्टिकल है दोस्तों जो नागरिकों के किसी भी पिछड़े वर्ग के हितों में पदों की नियुक्ति का आरक्षण का प्रावधान करता है? दोस्तों आर्टिकल 16। तो अनुच्छेद 16 के खंड 4 और खंड 4A, तो ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 14 के खंड 4 और 4A पिछड़े वर्ग के लोगों के हितों में आरक्षण की दोस्तों व्यवस्था करता है। आर्टिकल 26 क्या कहता है दोस्तों? आर्टिकल 26 सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता प्रदान करता है। तो धार्मिक मामलों की स्वतंत्रता कौन सा करता है? आर्टिकल 26। तो सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 26 दोस्तों करता है। आर्टिकल 35 क्या कहता है? यह आर्टिकल रिपोर्ट करता है कि संसद के पास कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए और राज्य के विधानमंडल के पास नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 35 कहता है कि संसद के पास कानून बनाने का अधिकार दोस्तों होना चाहिए और राज्य के विधानमंडल में के पास ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आर्टिकल 35 कहता है। आगे बात करते हैं निकेल। देखो दोस्तों निकेल चांदी दोस्तों जो होती है किस किस से मिलकर बनती है? कॉपर, जिंक और निकेल। तो कॉपर होता है, जिंक होता है और निकेल होता है किसमें? निकेल चांदी में। फ्यूज वायर, देखो ये पूछा जाता है, इंपोर्टेंट लिख रखा है फ्यूज वायर, शीशा प्लस टीन। अगर शीशे के साथ आप टीन जोड़ देंगे दोस्तों तो ये होता है फ्यूज वायर। जो हम फ्यूज लगाते हैं ना कि फ्यूज उड़ गया घर का, तो फ्यूज में यूज करते हैं, तो ये फ्यूज वायर वही होता है। अल्किनो, तो एलिनिको, तो एलिनिको दोस्तों एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट और आयरन। तो एलिनिको किस किस से मिलकर बनता है दोस्तों? एल्यूमिनियम, निकेल, कोबाल्ट और आयरन से मिलकर बनता है एलिनिको। मैग्नेलियम, तो मैग्नेलियम किससे बनता है दोस्तों? एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। तो एल्यूमिनियम प्लस मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम से मिलकर बनता है दोस्तों क्या? मैग्नीशियम। यदि एक द्रव कांच को गीला नहीं करता है तब इसका संपर्क कोण दोस्तों क्या होता है? तो अधिक कोण होता है। कैसा कोण होता है? अधिक कोण। यदि एक द्रव कांच को गीला नहीं करता है तब इसका संपर्क कोण दोस्तों अधिक कोण होता है। संपर्क कोण किसी ठोस की सतह को गीला करने के लिए एक द्रव की क्षमता का एक माप होती है। संपर्क कोण क्या होता है दोस्तों? तो संपर्क कोण किसी ठोस की सतह को गीला करने के लिए एक द्रव की क्षमता की माप होती है। आसंजक बल, अगर दोस्तों बात करते हैं हम आसंजक बल की, विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच आकर्षण बल आसंजक बल कहलाता है। तो विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच आकर्षण बल दोस्तों आसंजक बल कहलाता है। ध्यान रखेंगे, आसंजक बल किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार के अणुओं के बीच आकर्षण बल आसंजक बल दोस्तों कहलाता है। अगर सहसंजक बल की बात करता हूं, एक ही प्रकार के अणुओं के बीच आकर्षण बल सहसंजक बल कहलाता है। तो एक ही प्रकार के अगर अणु हैं और उनके बीच जो बल लग रहा है दोस्तों उसे कहते हैं हम सहसंजक बल। ठीक है, एक ही प्रकार के अणुओं के बीच आकर्षण बल सहसंजक बल कहलाता है और अलग अलग प्रकार के अणुओं के बीच जो बल होता है उसे आसंजक बल कहते हैं। आगे देखते हैं सूचक। ये सूचक है दोस्तों, ये अम्लीय प्रधान के रंग है और क्षारीय माध्यम के रंग है। जैसे कि अगर मेथिल ऑरेंज, अगर दोस्तों मेथिल ऑरेंज बनता है तो गुलाबी लाल रंग होगा। तो मेथिल ऑरेंज कैसा? गुलाबी लाल रंग अगर अम्ल में डाल देंगे, है नहीं, और क्षारीय में डालेंगे तो पीला। अगर मेथिल ऑरेंज का रंग गुलाबी या लाल रंग हो जाता है तो अम्लीय माध्यम के में रंग होता है और क्षारीय माध्यम में रंग दोस्तों इसका पीला हो जाएगा। तो अगर मेथिल रेड डालते हैं हम, मेथिल रेड को दोस्तों डालेंगे हम इसमें अम्ल में तो लाल हो जाएगा और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा पीला, मेथिल रेड। ठीक है, अगर फिनाल्फ्थेलिन, तो फिनाल्फ्थेलिन को अगर देखते हैं, अगर हम अम्ल में डालेंगे तो रंगहीन रहेगा, कोई रंग नहीं, और अगर हम क्षार में डालेंगे तो गुलाबी। और दोस्तों लिटमस पेपर को अगर हम डालते हैं अम्ल में तो लाल हो जाता है और क्षार में डालते हैं तो नीला हो जाता है।
और मैंने आपको बताया था जो अम्ल और जो क्षारीय होते हैं इसका जो पीएच मान 0 से 14 तक होता है नहीं? और उदासीन कहाँ होता है? 7 पे होता है। किस पे होता है दोस्तों? 7 पे होता है उदासीन। 7 से जितना भी अगर कोई कम होगा, ठीक है? 7 से जितना भी अगर वो कोई कम होगा, कोई भी नंबर, तो वो दोस्तों वो होगा क्षारीय, और 7 से अधिक होगा तो वो होगा अम्लीय। ओहो! 7 से कम होगा तो अम्लीय, और 7 से ज़्यादा होगा तो 7 से 14 के बीच में होगा तो क्षारीय होगा। ठीक है दोस्तों? आगे बात करते हैं किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं की अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? तो कौन से किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया था? तो 12वीं अनुसूची को दोस्तों 1992 में जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? किस वर्ष में नगर निगम के प्रावधानों से युक्त 12वीं अनुसूची को संविधान जोड़ा गया था दोस्तों? 1992 में जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची को 1992 के 74वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 74वें संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों जोड़ा गया था। नगर पालिकाएं नामक एक नया भाग 9 का ए और नई 12वीं अनुसूची जिसमें नगर पालिकाओं के लिए 18 कार्यात्मक विषय शामिल है। तो कितने दोस्तों नगर पालिका के लिए विषय शामिल है? 18 कार्यात्मक विषय शामिल है। और दोस्तों जो नया भाग है 9 का ए, है नी? और क्या जो 1992 में और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। किसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष पुलिस अभियान दल SPOIT स्पोर्ट का गठन किया गया? तो किसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विशेष पुलिस अभियान दल स्पोर्ट SPOT का गठन किया गया है? स्पोर्ट का फुल फॉर्म है स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम। तो स्पेशल पुलिस ऑपरेशन टीम है। तो आतंकवाद विरोध दस्तक के खिलाफ स्पोर्ट का गठन दोस्तों किया गया है। निम्नलिखित राज्यों में से भारत में चावल का प्रमुख उत्पादक कौन है दोस्तों? तो पश्चिमी बंगाल जो है दोस्तों चावल का प्रमुख उत्पादक होता है। चीन के बाद भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा चावल उत्पादक है। तो अगर दोस्तों हम बात करते हैं किसके बाद दोस्तों? चीन के बाद भारत चावल का सबसे बड़ा उत्पादक दोस्तों देश है। एक सेकंड रुकेंगे। अब ठीक है। तो चीन के बाद भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा चावल का दोस्तों उत्पादक है। खरीफ के मौसम में उगाया जाता है। तो जो चावल दोस्तों खरीफ के मौसम में उगाया जाता है, आपको पता होगा। चावल की किस्में कुछ पूछ लेता है कभी कभी, जैसे कि चावल की किस्में बासमती है, सोना मसूरी है, पोन्नी है, बंद गोभी है, बंद गोभी नहीं, गोविंदो भोग क्या है दोस्तों? गोविंदो भोग है। और तुलाई पंजी ये सभी दोस्तों जो हैं चावल की किस्में हैं। बासमती, सोना मंसूरी, पोन्नी, गोविंदो भोग और तुलाई पंजी, ये सब क्या है दोस्तों? ये चावल की किस्में। गुणित अनुपात का नियम किसे कहते हैं? तो गुणित अनुपात का नियम कहते हैं दोस्तों जॉर्ज डाल्टन द्वारा जो दिया गया है उसको कहते हैं गुणित अनुपात का नियम। यदि आप एक दर्पण में देखते हैं तो आप पाते हैं कि प्रतिबिंब आपका परावर्तन आपसे छोटा है, तो उस दर्पण का प्रकार क्या होगा? अगर आपने दर्पण में देखा और आपने देखा आपका जो प्रतिबिंब बनना है आपसे छोटा है, तो दोस्तों उस दर्पण का वो कौन सा दर्पण होगा दोस्तों? तो उत्तल दर्पण होगा वो। तो उत्तल दर्पण होगा दोस्तों। कैसा होगा वो? उत्तल दर्पण। अगर आपका आकार छोटा बनना है। उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण। उत्तल दर्पण को दोस्तों अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो अभिसारी कहते हैं अवतल दर्पण को, है नहीं? बात करेंगे। पहले देख लेते हैं इसको। उत्तल दर्पण या अपसारी दर्पण वक्र दर्पण होता है। कैसा दर्पण होता है? वक्र दर्पण होता है, जो प्रकाश को बाहर की ओर परावर्तित करता है। प्रकाश को बाहर की ओर परावर्तित करता है, इसीलिए इसे आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? आभासी प्रतिबिंब भी कहते हैं। उपयोग कहाँ करते हैं? पश्च मिरर दर्पण के रूप में निर्मित प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। अच्छा दोस्तों देखो, जैसे कि जो हमारी गाड़ियों का पश्च मिरर होता है, पीछे देखने का जो शीशा होता है, उसमें दोस्तों जो होता है उत्तल दर्पण ही दोस्तों होता है। और ध्यान रखना, जो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा बनता है, नहीं? प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर समतल दर्पण की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ, सदैव आभासी प्रतिबिंब। कैसा प्रतिबिंब होता है? आभासी प्रतिबिंब। और दर्पण के पीछे बनता है, दर्पण के पीछे बनता है। प्रतिबिंब और वस्तु समतल दर्पण के समान दूरी पर होती है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के समान होता है और तो प्रतिबिंब सीधा होता है। तो ये बात कंडीशन, 2-3 कंडीशन है, ये बात आप ध्यान रखेंगे कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है दोस्तों? सीधा होता है नहीं? और वस्तु के समान होता है और प्रतिबिंब सीधा होता है। ठीक है, किसमें दोस्तों? समतल दर्पण की बात कर रहे हैं। एक वस्तु को जमीन से ऊपर एक निश्चित ऊंचाई से छोड़ा जाता है।
ठीक है, आप किसी वस्तु को ले गए ऊपर और जमीन के लिए आप जमीन मतलब आपने उसको छोड़ा। जिस समय यह जमीन को छुएगी उस समय इसमें ऊर्जा होगी। तो जिस समय जमीन को ये दोस्तों छुएगी तो उस समय ऊर्जा होगी गतिज ऊर्जा। क्या होगी दोस्तों? गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। तो 1/2 mv²। के ई काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है 1/2 mv²। ये बात ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के तहत प्रबंध करता है कि कोई भी निरोध आदेश केवल इस कारण से अमान्य या निष्क्रिय नहीं होगा कि उसके तहत निरुद्ध किए जाने वाले व्यक्ति सरकार या आदेश देने वाले अधिकारों के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर है। तो मतलब क्या बोल रहा है दोस्तों, वो ध्यान रखेंगे। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, सबसे पहले तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 डैश के तहत प्रावधान करता है। क्या प्रावधान करता है दोस्तों? कोई भी निरोध आदेश केवल इस कारण से अमान्य या निष्क्रिय नहीं होगा कि उसके तहत निरुद्ध किए जाने वाला व्यक्ति, जो उसके तहत जो निरुद्ध किया जाने वाला व्यक्ति है, सरकार या आदेश देने वाले अधिकारी के क्षेत्रीय अधिकार के क्षेत्र की सीमा से बाहर होगा। तो धारा 6 का क, तो किसमें होगा दोस्तों? धारा 6 का क के अंतर्गत होगा। आगे बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। अगर बात करते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के बारे में, एक ऐसा कानून है जो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा सार्वजनिक व्यवस्था, कैसा दोस्तों? राष्ट्रीय सुरक्षा सार्वजनिक व्यवस्था या आवश्यक आपूर्ति और सेवाओं के रखरखाव के लिए किसी भी तरह से हानिकारक कार्य करने के रोकने के लिए व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार देता है। ठीक है, कोई भी अगर कार्य करता है, ठीक है, आपूर्ति सेवाओं के सतत रखरखाव के लिए या हानिकारक काम को रोकने के लिए, उसके लिए दोस्तों कौन सा? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। किस प्रकार की मिट्टी प्रकृति में स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहलाती है? तो स्वतः जुताई वाली मिट्टी दोस्तों काली मिट्टी होती है। अगर आप लोगों का कोई भी गांव वगैरह में गए हो जहाँ काली मिट्टी होती है, गर्मियों में बिल्कुल जब सूख जाती है, तप्पड़ बन जाती है, तप्पड़ बोलते हैं, तो फट जाती है, नहीं, दरारें पड़ जाती है उसमें बहुत बड़ी 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 बड़ी, तो इसी वजह से स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहते हैं। चूना लोहा, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम में समृद्ध है। तो चूना भी दोस्तों इसमें बेहतरीन होता है, लोहा बेहतरीन होता है और मैग्नीशियम बेहतरीन होता है, ये एल्यूमिनियम भी होता है। ठीक है, तो ये काली मिट्टी में दोस्तों ये सब चीजें पाई जाती हैं, बहुत बड़ी मात्रा में है ये दोस्तों। लेकिन फास्फोरस, तो कमी किसकी होती है? फास्फोरस, नाइट्रोजन और कार्बनिक पदार्थों की दोस्तों कमी होती है। मिट्टी का रंग गहरे लाल काले से लेकर घूसर तक होता है। तो मिट्टी का रंग कैसा होता है? गहरे काला हो सकता है या धूसर नहीं, धूसर रंग का होता है। इसे रेगुर मिट्टी या काली कपासी मिट्टी, क्योंकि कपास की ज्यादातर खेती बढ़िया होती है इसमें, तो इसे रेगुर मिट्टी या कपासी मिट्टी भी दोस्तों बोलते हैं। पूछ लेता है कपासी मिट्टी को कपासी मिट्टी के नाम से किस मिट्टी को कहा जाता है दोस्तों? काली मिट्टी को कहा जाता है। आगे बात करते हैं दोस्तों स्थितिज ऊर्जा की। एक स्थितिज ऊर्जा की अगर बात करते हैं, यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा कुछ मैंने गारंटी नहीं, कुछ चीजें लिख रखी हैं, जैसे कि पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा जो होती है दोस्तों mgh, और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? मैंने अभी बताया 1/2 mv², 1/2 mv², ये तो काइनेटिक एनर्जी होती है। और स्थितिज ऊर्जा दोस्तों क्या होती है? Pe बराबर mgh होती है। किसी वस्तु की उसकी स्थिति के कारण ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अगर किसी वस्तु की उसकी स्थिति के कारण जो ऊर्जा है तो वो क्या होती है दोस्तों? स्थितिज ऊर्जा होती है। इसलिए जब ऊंचाई बढ़ रही है स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किसी वस्तु को हिलाने पर। ठीक है, ध्यान रखना, क्या कह रहे हैं? जब ऊंचाई बढ़ रही है स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी भाई, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किसी वस्तु को हिलाने पर, ध्यान रखना। और जब ऊंचाई कम हो रही है तो स्थितिज ऊर्जा घटेगी। तो आपसे पूछेगा कि किसी वस्तु की ऊंचाई बढ़ाने पर स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा? बढ़ेगी, घटेगी, बराबर रहेगी, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना, बढ़ाने पर बढ़ेगी स्थितिज ऊर्जा और घटाने पर घटेगी किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने पर, है नहीं। तो किसी वस्तु के मुक्त रूप से अगर कोई वस्तु ऊपर से गिरा जाती है तो स्थितिज ऊर्जा उसकी घटेगी। किसी प्रक्रिया को संगलन के रूप में जाना जाता है। तो किस प्रक्रिया को संगलन के रूप में जाना जाता है दोस्तों? ठोस से द्रव में परिवर्तन। जो ठोस से द्रव में परिवर्तन होता है उसे कहते हैं दोस्तों संगलन, है नहीं। अब दोस्तों ये कुछ है परिवर्तन है और रूपांतरण का तापमान। जैसे ठोस से अगर दोस्तों द्रव बनता है तो इसे कहते हैं गलनांक। ठोस से द्रव से ठोस बनाते हैं तो हिमांक बिंदु, द्रव से गैस बनाएंगे क्वथनांक बिंदु, गैस द्रव संघनन बिंदु। और जो दोस्तों ठोस गैस गैस ठोस, ठोस से गैस बननी हो, गैस से ठोस बनना हो तो ऊर्ध्वपातन। जैसे ऊर्ध्वपातनांक का जो ऊर्ध्वपतनांक
ऊर्ध्वपातनांक बोलते हैं, नहीं ऊर्ध्वपातनांक, जैसे आपने कपूर वगैरह देखा होगा, तो या तो वाष्प बनता है सीधा हो या फिर ठोस बनता है, ये ध्यान रखना। और संघनन बिंदु गैस से द्रव बनना है, ध्यान रखना। द्रव से गैस संकोचनांक, द्रव से ठोस हिमांक, ठोस से द्रव गलनांक। जैसे कि दोस्तों देखो, ठोस से अगर द्रव बनता है तो संगलन या गलन, ठोस चीज है कोई, द्रव बन गया, पानी बन गया, उसका हमने गर्म किया, कैसे भी किया, वो पानी बन गया, तो पानी बनने के बाद में क्या, संगलन या गलनांक हो गया। द्रव से ठोस दोस्तों ठोसीकरण हो गया, द्रव से गैस वाष्पीकरण हो गया। अगर कोई द्रव है और द्रव को आपने उसको बॉयल किया और बॉयल करके क्या वो वाष्प बन गई, तो वाष्पीकरण। ठोस से द्रव संघनन हो गया। ठोस गैस, गैस ठोस, तो ऊर्ध्वपातन निक्षेपण, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र वाला संघ, फेडरेशन विद स्ट्रोमनम सेंटर। तो भारतीय संविधान में, जो भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र वाला संघ, फेडरेशन विद स्ट्रोमन सेंटर, निम्नलिखित में से किस संविधान से ली गई है? तो दोस्तों ध्यान रखेंगे, तो जो सेंट्रल, कुल मिलाकर मजबूत केंद्र किससे लिया गया है, ये कह रहा है वो, है नहीं, तो कनाडा का संविधान से। तो भारतीय संविधान में मजबूत केंद्र वाला संघ या फेडरेशन विद स्ट्रॉम सेंटर, फेडरेशन विद स्ट्रॉम सेंटर किस संविधान से दोस्तों लिया गया है? तो कनाडा के संविधान से दोस्तों लिया गया है। और संसदीय प्रणाली ब्रिटिश, जो संसद की दोस्तों प्रणाली है वो ब्रिटिश से ली गई है। मजबूत केंद्र कनाडा से लिया गया है। ध्यान रखेंगे, डीपीएसपी आयरिश या आयरलैंड से दोस्तों लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो यूपी स्पेशल से दोस्तों क्वेश्चन आ गया, तो संयुक्त प्रांत कहते थे दोस्तों उत्तर प्रदेश को। इसका थोड़ा इतिहास देख लेते हैं। यह 1 अप्रैल 1937 को अस्तित्व में आया। तो संयुक्त प्रांत अगर जो नाम रखा गया था इसको, तो 1 अप्रैल 1937, 1937 की बात चल रही है, देख लो। तो 1 अप्रैल 1937 में दोस्तों अस्तित्व में आया था और 1921 तक इस प्रांत की राजधानी इलाहाबाद थी। तो 1921 तक इसकी राजधानी क्या थी दोस्तों? इलाहाबाद थी। इसके बाद संयुक्त प्रांत की राजधानी को लखनऊ स्थानांतरित किया गया। उसके बाद कहाँ राजधानी बना दिया दोस्तों? लखनऊ को बना दिया। और 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश रखा गया। तो उत्तर प्रदेश दोस्तों नाम जो था इसका, तो था 24 जनवरी 1950। तो उत्तर प्रदेश का उत्तर प्रदेश नाम दोस्तों 24 जनवरी 1950 को रखा गया था। ये बात समझ में आई नहीं आई? बहुत बढ़िया। संविधान दस्तावेज पर 24 जनवरी, देखो संविधान दस्तावेज पर 24 जनवरी 1950 को हस्ताक्षर किए गए। 26 जनवरी को दोस्तों लागू हुआ था संविधान, ये आपको पता ही होगा। आगे बात करते हैं, कौन एमीन का कार्यात्मक समूह है? एमीन का कार्यात्मक समूह दोस्तों कौन है? तो नाइट्रोजन है। तो कौन एमीन का कार्यात्मक समूह है दोस्तों? तो नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो है दोस्तों एमीन का कार्यात्मक समूह है। ठीक है, एमीन और देखते हैं एमीन के बारे में। एमीन आमतौर पर 4 प्रकार के हैं। एमीन कितने प्रकार के दोस्तों? आमतौर पर 4 प्रकार के। प्रथम एमीन, मध्यम एमीन, तृतीय एमीन, चक्रीय एमीन, है नहीं। प्रथम एमीन, माध्यमिक एमीन, तृतीयक एमीन और चक्रीय एमीन। एमीन अमोनिया NH3 से प्राप्त होता है। तो अमोनिया से प्राप्त होता है नहीं, अमोनिया NH3। अमोनिया क्या है? NH3। अमोनिया NH3 से एमीन प्राप्त होता है। जल शोधक, दवा निर्माण। तो एमीन कहाँ कहाँ यूज होता है ये देख लीजिए। तो जल शोधक में यूज होता है दोस्तों, दवा निर्माण, कीटनाशकों में, अमीनो एसिड के उत्पादन में, दर्द निवारक की दवाइयों में एमीन यूज होता है। इसका उपयोग दोस्तों किया जाता है। एक दोस्तों है हैलोजन एल्केन्स में एमीन प्राप्त किया जाता है। तो हैलोन एल्केन्स में दोस्तों एमीन दोस्तों प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित में से लोहा अयस्क है। तो लोहा अयस्क दोस्तों किसका है? निम्नलिखित में से लोहे का अयस्क है, लोहा नहीं, लोहे का खुद का अयस्क होता है नहीं। तो लोहे का दोस्तों लोहे का अयस्क कौन सा है? तो सिडेराइट। क्या है दोस्तों? सिडेराइट। तो सिडेराइट FeCO3 होता है लोहे का अयस्क, ये बात ध्यान रखेंगे। और 42% दोस्तों लोहा होता है। तो अयस्क में मौजूद अशुद्धियों को आधात्री कहा जाता है। तो जो कोई अयस्क है दोस्तों, कोई मिक्सचर, जैसे कि पेट्रोलियम जब दोस्तों निकालते हैं तो पेट्रोलियम में पेट्रोल भी होता है, डीजल भी होता है, तारकुन भी होता है, मोम भी होता है, और ये जो होता है डामर वगैरह, जो तारकोन कहते हैं, तारकोन है नहीं, तारकोन वगैरह, ये सब कुछ मिक्सअप होते हैं। लेकिन जब उसमें से हम वो उसको कहेंगे अयस्क, क्या कहेंगे दोस्तों? उसको अयस्क, पेट्रोलियम को। और उसके अलग अलग पार्ट सब चीजों को निकाल देंगे तो अलग अलग हो जाएंगे, धातु तत्व हो जाएंगे। ठीक है, तो अयस्क में मौजूद अशुद्धियां, अगर जो कोई अयस्क है उसमें जो दोस्तों मौजूद अशुद्धियां होती हैं उनको दोस्तों आधात्री कहते हैं। ये क्वेश्चन बना है नहीं, एनटीपीसी में दोस्तों क्वेश्चन बना था, आधात्री किसे कहते हैं? तो अयस्क में मौजूद अशुद्धियों का आधात्री कहते हैं। लोहे के अन्य महत्वपूर्ण अयस्क दोस्तों कौन कौन से हैं? मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, गैथाइट और लाइमोनाइट।
तो लोहे के अन्य महत्वपूर्ण अयस्क दोस्तों कौन कौन से हैं? तो लोहे के और भी अयस्क हैं दोस्तों जिनसे लोहा प्राप्त होता है। मैग्नेटाइट कहते हैं दोस्तों, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, ग्रेथाइट और लाइमोनाइट, और एक तो है सिडेराइट। ठीक है, तो सिडेराइट भी, सिडेराइट, तो सिडेराइट, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और मेलाकाइट दोस्तों तांबे का अयस्क, तो अगर तांबे का अयस्क आपसे पूछता है तो पूछ लेता है दोस्तों ये मेलाकाइट, तो मेलाकाइट जो होता है तांबे का अयस्क होता है। एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है, तो एल्यूमिनियम का अयस्क क्या होता है दोस्तों? बॉक्साइट होता है। और शीशे का सूक्ष्म अयस्क क्या होता है? शीशे का सूक्ष्म अयस्क दोस्तों एंग्लेसाइट, तो शीशे का सूक्ष्म अयस्क होता है एंग्लेसाइट। संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 की संवैधानिकता को डैश के मामले में बरकरार रखा गया था, तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन बना है संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951, तो 1951 में जो संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम हुआ था, तो संवैधानिकता के मामले में बरकरार रखा था दोस्तों श्री शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ। क्या है? श्री शंकरी प्रसाद सिंह देव बनाम भारत संघ के मामले में रखा गया है। और आर्टिकल 368 के अंतर्गत दोस्तों ये आता है, किसके अंतर्गत आता है? आर्टिकल 368 के अंतर्गत भारत के संविधान में भारत के संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया से प्रदान करता है 368। तो 368 तो आपको पता ही होगा, संविधान संशोधन से रिलेटेड है सॉरी। निम्नलिखित में से कौन सी कार्यात्मक चट्टान है? तो कार्यात्मक चट्टान कौन सी होती है? कायांतरित, तो कायांतरित चट्टान कौन सी है दोस्तों? नाइस, तो नाइस चट्टान जो है कायांतरित है। अग्नि चट्टानें दोस्तों कौन सी होती है? ग्रेनाइट और बेसाल्ट, तो ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो होती है दोस्तों अग्नि चट्टानें होती हैं। बलुआ पत्थर और चूना पत्थर जो होता है दोस्तों अवसादी चट्टानें होती हैं। जो संगमरमर आप यूज करते हैं घर में, क्वार्टजाइट या सिल्ट यूज करते हैं, तो ये रूपांतरित चट्टानें। कैसी चट्टानें? रूपांतरित चट्टानें। इस यातायात संकेत का अर्थ क्या है दोस्तों? देखो ये कुछ इस तरह से आपका बना हुआ है, एक सेकेंड रुकेंगे जरा, ये ब्लैक ही था ना, ये ब्लैक में आपको अगर इस तरह से कोई चीज बनी हुई है और बीच में दोस्तों ये साइकिल का चिन्ह है, ठीक है, तो ये इसका यातायात का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मार्ग केवल साइकिल चालकों के लिए है, तो मार्ग केवल साइकिल चालकों के लिए है। लेकिन अगर इसमें इस तरह से कर दे तो दोस्तों कदा मार्ग साइकिल चालकों के लिए, गाड़ी के लिए नहीं है। ये बात थोड़ा ध्यान रखेंगे, है नहीं बेटा। आगे बात करते हैं, मानव शरीर का पीएच स्तर कितना दोस्तों? मानव शरीर का पीएच स्तर 7.35 से 7.45, 7.35, हालांकि पॉइंट के बाद की डिजिट को हम एक एक करके पढ़ते हैं, 7.35, 7.45, यानी तो मानव शरीर का दोस्तों जो पीएच मान होता है 7.35 से 7.45 होता है। पीएच का मतलब हाइड्रोजन की क्षमता होती है, तो पीएच का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन की क्षमता। पीएच का मतलब क्या है? हाइड्रोजन की क्षमता। पीएच स्केल की खोज दोस्तों किसने की थी? तो पीएच स्केल की खोज की थी दोस्तों सोरेनसेन ने, तो सोरेनसेन ने दोस्तों पीएच स्केल की खोज की थी, ये बात आप ध्यान रखेंगे। इसकी सीमा कितनी होती है पीएच की दोस्तों? 0 से 14 तक होती है। अगर कोई पीएच का मान 7 से दोस्तों कम है तो अम्लीय होगा, 7 से अगर ज्यादा है तो क्षारीय होगा, 7 के बराबर है तो उदासीन होगा। ये मैं आपको पहले ही पढ़ा बता गया हूं। अभी जब वर्षा जल का पीएच मान 5.6 से कम हो, अगर कोई पानी बरस रहा है और उसका जल का मान जो 5.6 से कम होगा तो दोस्तों अम्लीय होगी। और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान दोस्तों पूछ लेता है कभी कभी कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान दोस्तों होता है 10.5। कितना होता है? 10.5। CH3C2OH, तो दोस्तों अगर पूछता है आपसे CH3C2OH सूत्र वाले यौगिक का नाम क्या दोस्तों? इथेनॉल, तो इथेनॉल का सूत्र होता है CH3CH2OH, CH3CH2OH, तो CH3CH2OH वाले यौगिक का नाम क्या दोस्तों? इथेनॉल या C2H5OH। क्या होता है दोस्तों? C2H5OH, है नी। उत्पादन क्या है दोस्तों? गन्ना, मक्का, गेहूं आदि स्टार्च से दोस्तों किया जाता है इथेनॉल। अभी आप लोगों ने सुना भी होगा पेट्रोल वगैरह में इथेनॉल वगैरह की मिलावट अब करने जा रहे हैं, नी। तो इथेनॉल C2H5OH, इसके अणु में ऑक्सीजन होता है। यह इंजन द्वारा ईंधन के रूप में दहन की अनुमति देता है और पर्यावरण प्रदूषण कम करता है। तो इसीलिए दोस्तों पेट्रोल वगैरह में अब इथेनॉल की मिलावट भी होने लगी है, नी। इस अणु में ऑक्सीजन होते हैं, इसके अणु में क्या होते हैं? ऑक्सीजन होती है और यह इंजन द्वारा ईंधन के पूर्ण दहन की अनुमति देता है और पर्यावरण प्रदूषण दोस्तों कम भी करता है, इसीलिए इथेनॉल की यूज हो रहे हैं। आगे बात करते हैं, भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारों की नियुक्त कौन करता है? तो भाषाई अल्पसंख्यकों के विशेष अधिकारी को नियुक्त दोस्तों भारत के राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति करते हैं। और भारत के राष्ट्रपति किस किस को करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी करते हैं भाई, सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति करते हैं और राजदूत की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। 1857 का विद्रोह का आरंभ देखो दोस्तों, 1857 का विद्रोह और विद्रोह का आरंभ, जो 1857 की क्रांति हुई थी, या विद्रोह कहते हैं, क्रांति भी कहते हैं, तो कहां से कब कब कहां कौन कौन सी जगह
किस सन में या किस टाइम में कहां पर कौन सा विद्रोह किया था। जब लखनऊ विद्रोह, जो लखनऊ वाला एरिया था 1857 के विद्रोह में, लखनऊ वाले एरिया में दोस्तों विद्रोह हुआ था 30 मई 1857। दोस्त सन तो बराबर ही होगी, तो सन तो पूछेगा नहीं आपसे, क्योंकि सन तो आप सबको ही बराबर है। तो 1857 तो बराबर है। तो लखनऊ में 30 मई में हुआ था दोस्तों लखनऊ में विद्रोह, और झांसी में हुआ था दोस्तों जून में विद्रोह, मेरठ में हुआ था मई में। तो मेरठ और लखनऊ में मई में हुआ था, 10 मई को हुआ था मेरठ में और 30 मई को हुआ था दोस्तों लखनऊ में। और बैरकपुर में हुआ था दोस्तों 29 मार्च। तो मार्च फिर मई, ऐसा कह सकते हैं, पहले हुआ बैरकपुर मार्च में, फिर 10 मई को हुआ मेरठ में, फिर लखनऊ हुआ 30 मई को, और फिर झांसी में हुआ जून में। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या थी, तो 1857 के संघर्ष में जो भाग लेने वाले जो दोस्तों सिपाही थे वो कौन थे, कहां से थे, अवध से थे। कहां से थे दोस्तों, अवध से। जैसे कि झांसी से कौन थी, रानी लक्ष्मीबाई थी। लखनऊ से बेगम हजरत महल। तो ये क्वेश्चन ही पूछ लेता है कि 1857 के विद्रोह में लखनऊ से कौन शामिल था, जो इस विद्रोह में शामिल था, तो बेगम हजरत महल थी। और कानपुर से दोस्तों अजीमुल्ला खां। तो कौन थे कानपुर से, अजीमुल्ला खां। और फैजाबाद से मौलवी अहमद शाह। कौन थे फैजाबाद से, मौलवी अहमद शाह दोस्तों फैजाबाद से शामिल थे। ठीक है दोस्तों, तो मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज में दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टाटा, बाय बाय। कल मिलते हैं। जय हिंद।